क्या है, इसको हम उस पर भी डाल के रखेंगे, जितनी क्लासेस रहेगी गूगल क्लासरूम पे डली रहेगी। आज सब आपको गूगल क्लासरूम से कनेक्ट करा देंगे इसी तरह का। तो थोड़ी सी ना पहले बात करके अच्छे से। हाँ, सेट का कोई एक्सपीरियंस बता रहा था? इजी था। और किस किस ने सेट का एग्जाम दिया था ये बताओ पहले। एक दरवाजा बंद कर दिया। बस 2 ही लोग थे। देखो ना, पहले मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, कुछ भी रहे, सबसे पहले ये सोच लो कि तुमको करना क्यों है उसको। ये है दिमाग में क्लियर थॉट। देखो आज की क्लास जो है बस अपन थोड़ा सा ऐसे ही फिलॉसफी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। इसके बाद तो फिर मैं तुमको पूरा टेक्निकली पढ़ाऊँगा, लेकिन डिस्कशन में बस यही चीज़ें करेंगे हम। क्यों करना है, क्या रीज़न है, कैसे करना है, और कितनी टाइम ड्यूरेशन में करना है, आपने कितना टाइम उसके लिए फिक्स करके रखा है कि इतने साल में हमको या इतने अटैम्प्ट में हमको ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है। ये सब थोड़ी सब चीज़ें सोचो पहले। देखो हम लोग जिस इन्वायरमेंट में है यहाँ पर, स्पेशली बालाघाट के अंदर, तो ये बहुत अपने लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यहाँ सराउंडिंग कैसी हुई है। अब जैसे हम वहाँ गए तो मान के चलिए JDU लाइफ साइंस, जहाँ पर सिर्फ कितनी सीट है, 20 सीट है, तो उनके लिए CSIR नेट क्लियर करना 3rd सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में बहुत आसान, क्योंकि उन लोग का उस तरीके से उनकी तैयारी हुई है PG के लिए। सिलेबस भी मैं देखता हूँ जूलॉजी का, स्पेशली बॉटनी का तो नहीं पता मुझे, लेकिन जहाँ तक जूलॉजी का सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से अगर हम पढ़े अब के छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में, तो भी नेट क्लियर कर पाना इतना आसान नहीं। वो सिलेबस में 2-3 ही पेपर ऐसे हैं, स्पेशली एक सेल बायोलॉजी का पेपर है, एक बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, थोड़ा बहुत इकोलॉजी और इवोल्यूशन जो इसको कवर करता है, नेट को कवर है ना। पर बाकी जो पेपर्स हैं उस पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे नेट की प्रिपरेशन हो जाए। तो ये थोड़ी सी अपनी लोकल लिमिटेशंस है, जिस वजह से यहाँ के थोड़े बच्चे जो है वो क्लियर नहीं करता। तो मैं जब भी तुमको बोलता हूँ कि तैयारी करो, तो सिलेबस एक अलग चीज़ है, आप MSc बहुत आसानी से क्लियर कर लो, और जिनका रूटीन में है, MSc के पास आउट हुए हैं और तुरंत वो रूटीन में, तो उनके लिए CSIR नेट और ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा आसान है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा जिनका गैप हो जाए। तो अभी ही मौका है कि हम इस छोटे से टाइम के अंदर जल्दी से जल्दी अपन क्या कर सकें, से क्लियर कर सकते हैं। मतलब आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। तो मैंने 2-3 चीज़ें रखी है प्रेजेंटेशन के अंदर। हाँ, अब ये थोड़ा सा बताएगा आपको कि देखो, एक बेनिफिट है जो मुझे आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, नेट की कोचिंग के थ्रू या जैसे भी। और दूसरा मोटो हमारा ये है कि चूँकि IPSC में काम करते हैं, तो IPSC के थ्रू कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले जाए जो स्टूडेंट के लिए क्या हो, बेनिफिटेड हो। तो सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये कोचिंग हमने क्यों स्टार्ट की यहाँ पर, इसका रीज़न क्या है। रीज़न पहला चीज़ तो है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे स्टूडेंट को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। तो ये वो कोचिंग एक तरीका है जिससे आप स्टूडेंट की डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। इसलिए, और ये किसका इनिशिएटिव है, IQAC इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल, जो गवर्नमेंट GST PG कॉलेज बालाघाट का है, इसके हम कोऑर्डिनेटर हैं, मरकाम से कोऑर्डिनेटर है और श्रीवास्तव में हम कन्वीनर हैं, ठीक है। तो ये जो पूरे CSIR नेट की फ़िलहाल जो भी आपको जो करने वाले हैं, तो जो भी आपको स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी जो भी यहाँ मिलेगी, ये सब IQAC के थ्रू मिलने वाली है आपको हमारे कॉलेज में, ठीक है। तो ये उसका नाम रखा हुआ है हमने संकल्प, ठीक है। ये आइडिया ऐसा है कि आप यहाँ से अगर एक अपना मोटिव यहाँ से सेट करके जाए, देखो ये कोचिंग आपको कितना मदद करेगी ये तो मैं नहीं बता सकता अभी, ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको उसके पाथ पे तो कम से कम चलने के लिए मजबूर करेगी, ठीक है। जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरे बालाघाट के अंदर लाइफ साइंस के जो टीचर्स हैं, जितनी रिच फैकल्टी बालाघाट में लाइफ साइंस की है, स्पेशली मैं जूलॉजी को जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी होगी। बहुत अच्छा पूल है टीचर्स का। तो मेरा ये आइडिया था कि क्यों ना हम इन सब फैकल्टीज़ को एक साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए और उनके थ्रू हम ये सब क्लासेस कंडक्ट कराएं, जिससे आप लोगों को क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके,
ठीक है। आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे या किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ोगे, तो आपको सिर्फ यही लोग पढ़ाने वाले हैं जिनके ऑलरेडी PhD है, जो नेट सेट क्वालिफाइड है, और यही सब जो ऑलरेडी परमानेंट रेगुलर प्रोफेसर है किसी PG कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इसका मतलब इटसेल्फ कि वो खुद ही अपने आप में क्या है, क्वालिफाइड। तो ऐसी रिच फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। मैंने जिनके नाम लिए हैं, स्पेशली कमलेश मैम आप जानते हो, उनका टीचिंग देखा है आपने। करण से सैनी सर, वो शिकागो से मतलब एक पोस्ट डॉक फेलर है, आप जानते हो उनको। एक डोमदस सर है जो वाराणसी के हैं, वो ICMR से उनका PhD चल रहा है अभी, ठीक है, और वो भी नेट सेट क्वालिफाइड है। मुकेश सर आप जानते हो, वो हमेशा पढ़ाने में बहुत ही एकदम एक्टिव रहते हैं कि मेरे सर मुझे तो 2 घंटे क्लास नहीं, क्योंकि वो वहाँ क्लास नहीं ले पा रहे। तो ये सब ऐसे टीचर्स का पूल है। साजिया मैम आप जानते हो अपने कॉलेज के। तो ये सब टीचर्स को हमने एक प्लेटफॉर्म पे ला करके कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है। अगली एग्ज़ाम कब होगी? जून में होगी, ठीक है। और मैं आपको पहली क्लास है तो मैं आपको पहली एक चीज़ बता दूँ, मैं किसी कोर्स को कंप्लीट करने की गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है। कि कोचिंग का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, हम कोई कमर्शियल कोचिंग क्लासेस नहीं चला रहे जिसमें हम आपको बच्चों से कोई फ़ीस लेंगे और आपको हम कमिटमेंट करेंगे कि आप हमारी क्लास में आओगे तो आपका रिजल्ट हो ही जाएगा और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको क्या मिलेगा? गाइडेंस, कि पढ़ना कैसे है, रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है। कोई सिलेबस कंप्लीट करने की कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको पहले ही अभी कोई आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहता, जो सच है वो मैं बोलूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। जो स्पेशली MSc पढ़ने वाले स्टूडेंट जो साथ साथ करें उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर वो अभी ये बच्चा ये सोचने लगेगा MSc के प्रीवियस ईयर में, फर्स्ट ईयर में, अगर ये सब बच्चा अगर सोचने लगेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि कम से कम 1 साल के अंदर तो वो क्या कर लेगा, क्लियर कर सकता है ना नेट सेट की कोचिंग को। 1 साल 1.5 साल के अंदर उसको ये मौका रहेगा। तो ये हम अभी से उसके दिमाग में डालना चाहते हैं कि ये ऐसी कुछ एग्ज़ाम होती है जिसकी आपको तैयारी करनी है। पहला उद्देश्य हमारा ये है इस कोचिंग का, ठीक है। आ रहा है समझ में? डाउट है किसी को इस चीज़ पे? ठीक है। तो अल्टीमेट इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि इसमें मेहनत किसको करनी है? आपको करनी। रास्ता दिखाना हमारा काम है। सामने हम एक मोमबत्ती लेके चलते चलेंगे, सामने से हम पीछे पीछे आपको चलते, और आप फिर जितनी लाइट जनरेट कर सकते हो खुद से वो आपको जनरेट करनी है, ठीक है। पहली चीज। अब ये कि आप अभी यहाँ से जाने के बाद आ जाओ, सेकंड स्लाइड से चलेंगे। ये 3 क्वेश्चन ना अपने दिमाग में हमेशा रखना कि हम क्यों चाहते हैं कि नेट सेट क्लियर करें, ठीक है। इससे क्या रास्ता आसान हो जाएगा, रास्ता इसलिए, और कैसे करेंगे और उसका अल्टीमेट आउटकम क्या है। सोचते हो कभी? अब सोचो इसके दिमाग में। अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ और अपने दिमाग में ये 3 क्वेश्चन को सोचो और जिसको जो आ रहा है वो बोलो। ये आज की क्लास सिर्फ इंटरेक्टिव सेशन है आपके लिए, किस लिए कि आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में, बताओ। सर, नेट सेट क्लैरिफाई करना इसलिए ज़रूरी है, जस्ट टू बिकम, इफ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे पहले पढ़ाना आपका पैशन होना चाहिए और खुद से पढ़ना है, सेल्फ से। टीचर्स को ऑब्वियसली हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, और कैसे पढ़ना है वो मुझे लगता है कि चाहे कितने भी लोग आपको गाइड कर दें, लेकिन आपको खुद मेहनत करना होगा अपने साथ। और आउटकम ये है कि 7 बजे निकल के आएगा रिजल्ट। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपना 100% देते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। चलो, और कोई? I actually want to do a good PhD. Good play. Good PhD. Good PhD. Yes. And it would open the doors. Simple. अच्छा, ठीक है। और बताओ शिफा। सर, सबसे पहले कि नेट क्यों करना है? अगर फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हम नेट क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैंडेटरी नहीं है PhD करना। अगर APT में पहले नेट क्वालिफाई तो हम डायरेक्ट फिर अगर APT की पोस्ट आ जाती है तो हमारा हो जाता है उसमें सिलेक्शन। तो सबसे पहले जॉब आता है। चलो ठीक है। और कोई? आप बात करो बाकी पीछे। गर्ल्स कॉलेज से कोई बताओ, टॉपर जो है वो आई है कि नहीं? सर नहीं है। नहीं आई है। और पीछे से बताओ। पर्सनली मैं अपना अगर बताऊँ, मैंने क्यों क्लियर करना चाहती हूँ, आई मीन क्लियर करना चाहती हूँ, ये तो है मेन मोटिव, बट इसके अलावा इसलिए मेरा एम है क्योंकि आफ्टर MBBS आई मीन नेट की प्रिपरेशन से लाइफ साइंस को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका मतलब पूरा नॉलेज आई मीन जो भी लाइफ
साइंस है, ह्यूमंस है, प्लांट साइंस के बारे में हमें पूरा नॉलेज हो सकता है आफ्टर एमबीबीएस आई मीन। सो क्योंकि नॉलेज हमें मिल रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बायो फील्ड में, दैट्स वाई मैं स्ट्रीम। और कोई? देखो सबसे पहले ना तुमको अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो बोलना सीखना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि ऐसे भीड़ में बैठे रहोगे और फिर पीछे दुबक के चुपचाप से पीछे बैठे रहोगे और सर मुझे जब पूछेंगे तभी मैं बोलूँगी या मैं तभी सर से इंटरेक्शन करूँगी, तो आप, मैं अभी से बोलता हूँ, आपका कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो बात करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और मुझसे बात नहीं कर सकते तो फिर तुम दुनिया में फिर किसी टीचर से बात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैं तो ऐसे डराता भी नहीं हूँ किसी को। Yes, sir. तो सबसे पहले तो बात करना सीखो, ठीक है। ये कोचिंग वोचिंग सब एक साइड में रखो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। हो सकता है कि कोई टॉपिक आप लोग को ज़्यादा अच्छे से आ जाए, मुझे शायद ना आए, मैं ये भी मानता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले बात करना सीखो, ठीक है। आपको इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ करेगी तो वो एक चीज़ करेगी, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और उसके लिए आपको बोलना आना चाहिए, अपना पॉइंट रखना आना चाहिए। आपने जो पढ़ा है ना, जो आपने पढ़ा है उसको लोगों को समझाते बताते आना चाहिए, ठीक है। मैं छोटी सी बता रहा हूँ, मैं अपनी जब मेरी प्रिपरेशन हुई थी तो मेरी प्रिपरेशन के दौरान हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ सामने आई कि मेरे एक फ्रेंड के साथ बैठ के पढ़ना। एक चीज़ है आप उसको पढ़ रहे हो, कोई भी सपोज एक कोई टॉपिक है, आपने उसको पढ़ा, आप उसको पढ़ रहे हो, तो उसमें पढ़ने में 2-3 लोग अलग अलग साथ में बैठ के पढ़ रहे हो, तो पता है उसको समझने का तीनों का एंगल अलग अलग होगा, ठीक है। आप एक चीज़ को समझ रहे हो तो उसको 3 अलग अलग एंगल से 3 अलग अलग लोग उसको पढ़ रहे हैं, जिसको जो एंगल समझ में आया वो बताएगा, ठीक है। और जब एग्ज़ाम में पार्ट सी करोगे तो आप वो तीनों तरीके से सोचने के लिए आपका दिमाग काबिल करेगा, ठीक है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा किसके लिए, CSIR नेट के। हर एग्ज़ाम अलग है, हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, हर एग्ज़ाम की तैयारी अलग है, ठीक है। सेट एक अलग चीज़ है, नेट एक अलग चीज़ है, UPSC एक अलग चीज़ है, गेट एक अलग चीज़ है। तो हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के ना कुछ टिप्स है, और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम एक दूसरे से, सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं अंतर है, ठीक है। अब जैसे एक क्लियर कट डिफरेंस है नेट और सेट में। नेट में अगर आप पूरे 13 टॉपिक पढ़ के नहीं जाते हो, लेकिन कुछ अच्छे से कुछ पढ़ के जाते हो, 4 या 5 में अगर अच्छे से पढ़ के जाते हो, लेकिन आपको उसको बहुत अंदर तक अच्छे से पढ़ के जाना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। सेट की बात करो तो आपको बहुत सारा एरिया को कवर करना पड़ेगा, कुछ आप छोड़ नहीं सकते उसमें, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जिसको जो आएगा वो करेगा, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस साथ साथ अपन शेयर करेंगे, पर अभी हम फिलहाल बात करते हैं इसके ऊपर, अपन थोड़ा सा पॉइंट से भटक रहे हैं, और आज भटकेंगे, और भटकने के लिए आज की बात है बाय, नेट, सेट, हाउ और आउटकम, ठीक है। तो मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो देखते हैं अब कल आज का टेस्टिंग ही है। पहली चीज़ कि बाय, नेट, सेट, तो जनरली जो आप लोगों के आंसर्स थे उसमें एक चीज़ झलक रही थी कि नेट है तो आगे की लाइफ है आपकी, हाँ। तो पहले तो ये चीज़ दिमाग से निकाल, नेट है तो नहीं है तो और कुछ और कर लेंगे, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं। अल्टीमेट एम क्या है आपका, साइंस को परस्यू करना चाहते हैं ना। नहीं तो आपको अगर कुछ और बनना होता तो जैसे उसने बोला कि डॉक्टर बन सकते थे, लाइफ साइंस को अगर मुझे अच्छे से और जीना है तो मेरे पास MBBS के बाद सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं इस तरीके का कुछ करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ है जो सब में कॉमन होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के प्रति प्यार, समझ रहे हो। पहली चीज़, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कहाँ से PhD करना है, क्या नहीं करना है, ये सब थोड़ी देर छोड़ दो। सबसे पहली चीज़, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे बॉटनी है, चाहे जूलॉजी है, या जो भी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, अगर अपने सब्जेक्ट से आपको लगाव है तो आपका नेट निकल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है तो नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ पॉइंट कि क्या क्या होना चाहिए जिससे आपका रास्ता आसान हो जाए। पहला चीज़ क्या, अपने सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट और प्यार, कि छोड़ना नहीं है मुझे। मैंने ये जो लाइन पकड़ी है ना, ये छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ या ऐसे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जो बहुत एवरेज बच्चे थे, मतलब जिनका IQ मतलब ठीक ठाक, ठीक है, पर फिर भी वो उनका नेट सेट सब क्वालिफाई,
रीज़न क्या था? क्योंकि उनमें वो अपने सब्जेक्ट के प्रति लगन थी, उन्होंने उस सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं। और ये रास्ता थोड़ा लंबा है, नेट पहले BSc करो, फिर MSc करो, फिर नेट की तैयारी करो, फिर 5-6 साल PhD में इन्वोल्व करो, बहुत लंबी जर्नी है। तो इसमें लोग छोड़ देते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए लोग क्या छोड़ देते हैं ये रास्ता। लेकिन ये बताया, मुझे लगता है कि IAS IPS UPSC के बाद सबसे अच्छी एग्ज़ाम तो मुझे यही लगती है, क्योंकि उसमें पावर ज़रूर है लेकिन यहाँ पर सुकून ज़रूर है। ठीक है, तो ये पहले ये सोचो कि हमको क्यों करना है। क्यों करना है का मतलब ये कि सिर्फ परीक्षा पास करना या प्रोफेसर बनना ये एम नहीं, ये सब एम नहीं है। नेट एग्ज़ाम एम नहीं है, वो तो तुम पास करोगे ही कभी ना कभी। अल्टीमेट रीज़न क्या है कि अपने सब्जेक्ट से हमेशा जुड़े रहने के लिए आपको ये जो एग्ज़ाम है वो, ये मेरा थॉट है कि मैंने क्यों पास किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, रिसर्च में मैं जाना चाहता था और मुझे पढ़ाना भी था। तो मुझे एक ऐसी चीज़ लग रही थी कि जहाँ मैं पढ़ भी सकूँ, पढ़ा भी सकूँ और रिसर्च भी कर सकूँ। तो मैंने ये सोचा, ये मेरी लाइफ का अल्टीमेट एम था, ये मुझे ज़िंदगी भर करना है। क्या? पढ़ना, पढ़ाना और रिसर्च करना। तो आज भी देखते हो आप, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और रिसर्च भी। तो ये एक थॉट क्लियर कर लो कि क्यों करना। फिर उसके बाद तो ये रास्ता है, वो कोई अल्टीमेट एम नहीं। दूसरी चीज़ हाउ, कि तैयारी कैसे करें इस चीज़ की और वैन। ठीक है, पहली चीज़ कि तैयारी की प्रोसेस में पहले आप वो कर लो कि आपको MSc के दौरान, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 1 साल 1.5 साल, ठीक है, 1 साल 1.5 साल के अंदर ये एग्ज़ाम को अपने को क्लियर करके रख देना है साइंस में। ठीक है, ये टारगेट बना लो अभी से, क्योंकि अभी अगर सोच लिया है तो ठीक है, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, पर एक दिन आपका ये चीज़ एग्ज़ाम जो है वो निकल जाए। मैं आपको अश्योर कराता हूँ इस चीज़ से कि आप अगर इसके पीछे पड़े रहना और आपने छोड़ा नहीं, पीछे पड़े रहे 1-1.5 साल तक पड़े रहे इसके, तो ये एग्ज़ाम ऐसी नहीं है कि UPSC की एग्ज़ाम है जो 8-8 साल, सॉरी 5-5, 6-6 अटैम्प्ट में नहीं निकल रही, ऐसा कुछ नहीं। और हर साल आपको 2 मौके, और अपने पास 3 एग्ज़ाम भी नहीं है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, एक ही परीक्षा, और साल में 2 मौके। 6 महीने में जो गलती कर रहे हो उसको अगले 6 महीने में क्या कर सकते हो? ठीक कर सकते हो। तो ये सोचो पहले कि आपने इस 6 महीने में इस एग्ज़ाम में जो गलती करी उसको आप क्या कर सकते हो, अगले 6 महीने में उसको ठीक कर सकते हो। तो आपको दोबारा मौका दो, कोई लंबा, बहुत लंबा टाइम नहीं। 6 महीने आपने अच्छे से पढ़ाई करी लाइफ साइंस की, चलो नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से अपना रह गया, कहाँ अपनी मिस्टेक्स है उसको तुरंत चॉप आउट करो और अगली तैयारी करो। अगली जून और दिसंबर में आती है एग्ज़ाम। ठीक है, आउटकम क्या निकलेगा? तो आउटकम तो पहला जो आप सीधे, मैं यहाँ जो पूछ रहा था वो आप यहाँ बता दो। आउटकम का मतलब पहली चीज़ की जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी, बेसिक पे 57,700। बेसिक पे मतलब इतना तो मिलना ही, उसके बाद HRA मिलके फिर वो हर साल बढ़ते रहेगा, इंक्रीमेंट होगा। और अभी जैसे कातुलकर सर हैं जो हमारे सीनियर प्रोफेसर, लगभग 2.5 लाख के आसपास सैलरी ले रहे। तो ये क्या है अपना एक फाइनेंशियल अल्टीमेट आउटकम कि अपन कभी ना कभी, और जब तो अभी तो 2.5 लाख मिल रही है, पता चला जब मैं 65 ईयर का होऊंगा कुछ पता नहीं 1 करोड़ रहेगी सैलरी, 1 करोड़ में 10-20 लाख तो रहेगी कम से कम, और रिटायरमेंट की टाइम 1-1.5-2 करोड़ तो घर लेके जाऊँगा। तो वो एक अलग चीज़ है, अल्टीमेट आउटकम उसका। और दूसरा ये कि यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपना नाम अमर कर सकते हो। ठीक है, हमारे रिसर्च पेपर है, 100 पेपर पब्लिश कर दिए अपन ने, 2-4-5 पेटेंट पकड़ के रख दिए अपन ने रिसर्च की लाइन में जा कर के, तो हमारे गूगल स्कॉलर से हमारे पेपर कोई हटा नहीं पाएगा। आज आपने एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपने अगर अपने सब्जेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट किया है तो आपको आपका सब्जेक्ट कभी नहीं भूलेगा। आप हमेशा याद रखे जाओगे, किसी की साइटेशन की फॉर्म में, किसी की PhD की थीसिस में आपका नाम रहेगा। मतलब आप अपने आप को क्या कर दोगे, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, 50-60 साल जितना भी जिएंगे अपन, ठीक है, लेकिन आपके पब्लिकेशंस, आपके बुक्स, आपके जो कंटेंट जो आपने अपने सब्जेक्ट को दिया है वो आपके लिए कैसा रहेगा, हमेशा अमर रहेगा। ठीक है, तो अपने आप को इंसान तो अमर नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने काम से अपने आप को क्या रख सकते हो, अमर। तो ये सब मेरे अल्टीमेट आउटकम है जिसके लिए मैं जिससे मोटिवेटेड हूँ, और मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ हम कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, आया समझ में?
तो एग्ज़ाम पास करना एम नहीं होना चाहिए। अभी हर बार बदलती जाती है। हर लाइफ में क्या होता है कि जब अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं तो अभी अपने लिए कुछ ये एम हो जाता है, फिर वो एम हो जाता है। पर हमेशा एक 7 हैबिट्स वाली एक बुक है, आप पढ़ना उसको, स्टीफन और कॉवी करके एक जो है राइटर, उन्होंने लिखा है कि बिगिन विद एंड इन माइंड, अल्टीमेट एंड सोच करके कोई भी चीज़ को प्लान करो। ठीक है, तो क्या आप पहले अपने आप से एक सवाल पूछना आज जाके कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च की लाइन में रह करके पूरे जीवन भर खुश रहोगे? ठीक है, और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर लग जाओ और भिड़ जाओ। ठीक है, आपको बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको रिसर्च करने में मज़ा आता है, तो आप सही जगह पे सही क्लासरूम में बैठे। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ाना मेरे बस का नहीं है, रिसर्च मेरे बस का नहीं है, तो यहाँ से घर जाने के बाद दोबारा फिर इस क्लासरूम में फिर कुछ और अच्छा करिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यही एक रास्ता है आपको लाइफ में आगे बढ़ने का और कोई दूसरा होगा, पर ये देखो कि सुकून कहाँ मिल रहा है आपको, किस चीज़ को करने में आपको सुकून मिल रहा है, तो वहाँ से अपनी जर्नी को क्या करो, स्टार्ट करो। ये चीज़ क्लियर हुई? एक अब अगली स्लाइड पे चलो। अब थोड़ा सा एग्जाम को समझते हैं। आज का जो फोकस है वो किसके ऊपर है? नेट के ऊपर है कि नेट की CSIR नेट। ठीक है, अब CSIR नेट फिर भी थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। नेट और CSIR, UGC नेट और CSIR नेट, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आता है। UGC जो नेट होता है वो किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ UGC नेट किसके लिए होता है? आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। ठीक है, और हम जो नेट देते हैं स्पेशली कौन से स्टूडेंट? साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट CSIR UGC। ठीक है, CSIR भी है उसमें और UGC, तो ये सिर्फ साइंस के स्टूडेंट के लिए 5 सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, ये क्या है बेसिकली? CSIR क्या है पता है आपको? कोई बता सकता है CSIR क्या है? संस्थान नहीं, और इसका फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, तो ये एक बॉडी है, जैसे UGC एक गवर्निंग बॉडी है, वैसे CSIR भी क्या है? गवर्निंग बॉडी। इसकी बहुत सारी लैब्स है जो इंडिया में अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश्ड है। जैसे नीर, एक छोटा सा एग्जांपल, जो नागपुर में अपने सबसे पास पे जो CSIR का लैब है, जबलपुर में भी है, तो CSIR का जो सबसे नियरेस्ट अपना लैब है वो क्या है? नीर, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल। तो मतलब नाम से थोड़ा सा सोचो कि इसको बनाया किस लिए गया है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। और इंडस्ट्री वर्ड क्यों आ गया वहाँ पर? अप्लाई कहाँ पर? एप्लीकेशन पार्ट कहाँ पर है उसका? इंडस्ट्री। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने मतलब इंडिया के अंदर R&D को बढ़ाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए एक काउंसिल बना, इसको बोलते हैं हम लोग CSIR इंडिया। और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो गवर्निंग बॉडी है, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ को, सारे कॉलेजेस को रेगुलेट करता है, जो उससे एफिलिएटेड है। ठीक है, इस चीज़ में अब ये दोनों मिला करके, ये दोनों का नाम क्यों है? क्योंकि जब हम एग्ज़ाम की बात करेंगे तो इसमें GRF आएगा, एक स्टाइपेंड जो फेलोशिप जिसको बोलते हैं GRF। तो ये जो GRF रहेगा, ये GRF रहेगा, उसको CSIR भी देता है और UGC भी देता है। फंडिंग इसमें कोई अंतर नहीं, मतलब जितना अमाउंट CSIR देगा एक स्टूडेंट को, उतना ही अमाउंट UGC भी देगा। लेकिन क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है? कुछ पैसा कहाँ से आ रहा है? उसका CSIR दे रहा है, और कुछ पैसा कौन दे रहा है? UGC। और ये दोनों मिलाकर के इसलिए इस एग्जाम को बोलते हैं CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। और ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस। अब ये जो एग्ज़ाम होती है बेसिकली इसमें नेट एलिजिबिलिटी, इसमें आखिर में लिखा हुआ है नेट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर आपने क्लियर कर लिया, इसके 2 चीज़ें, 2 आउटकम। या तो आप किसी अच्छी जगह से PhD कर लोगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में जा करके, और आपने अगर GRF अगर आपका क्लियर है तो आपको क्या मिलेगा? पर मंथ एक फेलोशिप, एक अमाउंट मिलेगा जिसको आप स्टाइपेंड बोलते हो। तो ये आपको या तो UGC देगा या तो CSIR। ठीक है, और सेकेंड जो है उसका फ़ायदा ये कि आपने अगर GRF क्लियर किया तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो किसके लिए? लेक्चरशिप। लेक्चरशिप मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। आप किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आप क्या बन सकते हो? असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आया समझ में? बढ़े आगे। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका?
मेजर ऑब्जेक्टिव था इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का कि ऐसे यंग एंथुजियास्टिक माइंड्स को क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। इस एग्ज़ाम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना, एक टेस्ट कंडक्ट कराना और इस टेस्ट कंडक्ट करा के जो इंडिया के सबसे अच्छे साइंटिफिक माइंड्स हैं, जो यंग माइंड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, क्या है जो इसके अंदर कवर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस। CSIR और UGC जो जॉइंट नेट है वो किसके लिए होता है, ये इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए। वैसे ही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे अगर लाइफ साइंस में अगर किसी को एग्ज़ाम देना है तो लाइफ साइंस की किसी भी स्ट्रीम से उसका क्या होना चाहिए, मास्टर्स, तो कितने परसेंटेज होनी चाहिए उसमें, 55% मास्टर्स में मिनिमम उसको कितने होने चाहिए, 55। और कुछ जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए वो मार्क्स कितने हो जाते हैं, 50। ठीक है, इसके अलावा अगर एज लिमिट की बात करो तो JRF तक अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो कितनी है, 20। ठीक है, नेट सेट आप नेट पूरे जीवन में आप दे सकते हो, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन आप JRF के लिए कब तक एलिजिबल हो, 28 तक। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे और जब तक आप 28 साल के हो तब तक आप उसको क्या करोगे, JRF। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सर हम नेट भरे या LS भरे या JRF भरे। तो आप जब JRF क्लिक कर देते हो तो आपका ऑलरेडी क्या हो जाता है, और 28 साल, मतलब आपको एक चीज़ क्लियर करनी है, 28 साल तक जब भी आप ये एग्ज़ाम दोगे तब तक आपको क्या भरना है उसमें, JRF। और जब आप 28 के ऊपर हो जाओगे तब आप क्या भरना है आपको, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक किसी को पहुँचना चाहिए। 28 के बाद अगर LS अगर क्लियर करोगे तो फिर जीवन का क्या ही मकसद रहेगा, फिर कुछ बचता नहीं है, फिर समय नहीं रहता। ठीक है, 28 के बाद अगर फिर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि अभी आज आप सब लोग की एवरेज यहाँ पर एज कितनी है सबकी, 21, 22। तो अपन ये 22, 23, 24 तक हम ये सब चीज़ों को क्या कर ले, क्लियर कर। ठीक है, तो वैसे भी जो गर्ल्स है फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास कम टाइम है, तो आप लोगों को तो और थोड़ा सा फास्ट कर दें। ठीक है, मुझे लगता है अभी जो उसका मैं बहुत ज़्यादा खुश किससे उससे पंकज से इसलिए हूँ तो उसका बहुत सही टाइम पर है ना। और अगर किसी का MSc करते करते निकल जाएगा तो फिर तो मज़ा ही अलग रहेगा। ठीक है, चलो उसकी भी कहानी को डिस्कस करेंगे बाद में। हाँ, फेलोशिप कितना है अब आपको इसमें, 31,000 बढ़ गया कि, चलो ठीक है, अभी कब बढ़ाएंगे, चलो ठीक है, मेरे ज़माने में जब मैं था तब तक कितना था ये समझ के चलो 31 था, अभी कितना हो गया अभी बता दो, अच्छी बात, 37,000 हो गया। कितना, 37 किसका, JRF का। ठीक है, तो फिर SRF कितना हो गया होगा, SRF कितना होगा, हाँ, तो ये SRF देखो, JRF और SRF में क्या अंतर है, जब आपने नेट CSIR नेट क्लियर किया JRF में, आप किसी जगह पे PhD में क्या हो गया, एनरोल्ड हो गए, तो 2 साल आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसका जो अभी बता रहे कितना है वो 37,000 पर मंथ। ठीक है, और कंटीजेंसी 20,000, और 20,000 क्या मिलेगा आपको कंटीजेंसी, एक साल में आपको 20,000। कंटीजेंसी का मतलब ये होता है कि आपको पर ईयर 20,000 रुपये कुछ भी खरीदने हैं, जो भी आपको रिसर्च से, जैसे किसी को लैपटॉप ही खरीदना है, 20,000 में क्या ही लैपटॉप आएगा फिर। ठीक है, तो फिर भी अगर किसी को चलो टैबलेट ही खरीदना है छोटा सा, तो वो भी आप उसके अंदर खरीद सकते हो। कोई रिसर्च का केमिकल या कुछ ऐसा, या किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, कुछ करना है, तो 20,000 आपको ये इस तरीके के खर्च के लिए आपको क्या मिलता है पर ईयर 20,000, मतलब फेलोशिप से अलग। और वही चीज़ फिर SRF में जब आप 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, SRF, वो अपग्रेड हो जाती है फेलोशिप, उसको बोलते हैं हम लोग सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसका फिर अमाउंट कितना हो गया, नियर अबाउट की बोलते हैं 42। अब ये HRA अलग मिलेगा इसमें। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ अमाउंट है स्टाइफंड का, इसमें HRA मतलब इसमें आपको, अब वो अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग है, किसी में 4,000 मिलेगा, कहीं 5,000 मिलेगा, तो वो फिर फेलोशिप अपनी लगभग आप मैं बताऊँ 40-45 हज़ार के ऊपर ही रहेगी पर। ठीक है, और ठीक है, हाँ, अभी फेलोशिप और है जिसको बोलते हैं श्यामल प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, SPM, सुना है इसके बारे में, नहीं सुना, SPM फेलोशिप, PMRF के बारे में
ये हमारे ये इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं बता रहा। श्यामल प्रसाद मुखर्जी, एक्चुअली ये सबसे पहले CSIR के वाइस प्रेसिडेंट थे। श्यामल प्रसाद मुखर्जी साइंटिस्ट, ठीक है, वेल नोन साइंटिस्ट है, और उनके नाम पे ये फेलोशिप है। इसमें क्या होता है कि जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं, जो CSIR नेट के एग्ज़ाम में जो टॉप, उसका बेसिकली इंटरव्यू कॉल जाता है इसके लिए। जैसे लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस में 30 लोगों को इंटरव्यू कॉल जाएगा। इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है कि 14 अनरिजर्व, OBC के 8, ST के 5, ST के 2 और फिजिकल हैंडिकैप के कितने रहेंगे 1। तो ये 30 का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टॉप जो जनरल में 14 है उनको इंटरव्यू कॉल जाएगा, OBC के 8 है उन लोग को जाएगा। इसमें से फिर कितने लोगों का सिलेक्शन होगा का 10 लोगों का सिलेक्शन। इसके लिए SPM फेलोशिप, हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको अगर आपने कर लिया तो फिर आप जो मतलब जीवन में कभी सब लोग आपके पास आएंगे, आपको किसी पास जाना नहीं मिलेगा। SPM फेलोशिप मतलब इसका जो क्रीम है, एक तो वैसे ही नेट निकालो बच्चे तो वो ऑलरेडी क्रीम रहते हैं, और फिर क्रीम का भी क्रीम, हाँ चेरी बोलूँगा, चलो चेरी। तो वो जो चेरी टाइप के जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे हम क्या SPM। अब SPM मतलब एक अलग ही चीज़ है। एक आधी बच्चे से मैं मिला SPM तो मतलब वो तो अलग ही हवा में उड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको फेलोशिप उसका जो JRF को जितना फेलोशिप मिलता है, सॉरी SRF को जितना फेलोशिप मिलता है उसको JRF को कम। जैसे सपोज अगर SRF की फेलोशिप अभी अगर 40,000 होगी तो वो बच्चा जो SPM के थ्रू जाएगा उसको JRF में उतना मिलेगा, और फिर SRF में और बढ़ जाएगा। और उसको जहाँ 20,000 रुपये कंटीजेंसी मिल रहा था उसको पर ईयर 70,000 कंटीजेंसी एक्स्ट्रा, मतलब JRF के अलावा। और ऐसे कितने बच्चे हैं लाइफ साइंस के लिए? 10। लाइफ साइंस और अर्थ साइंस, सॉरी लाइफ साइंस और केमिकल साइंस, इनके लिए कितने बच्चे हैं? 10 लोगों को ये दिया जाता है हर साल, और मतलब हर एग्जाम के, ठीक है। और ये जो बाकी लिखे हैं यहाँ पर अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, इसमें 5-5 बच्चों को ये दिया जाता है। ऐसे में SPM श्यामल प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। अब ये ना कुछ अच्छी, अब देखो सपोज एग्जाम कंसीडर कर लो, अभी से सोच के देखो कि आपकी एग्जाम क्या होगी, क्लियर, आपका JRF है। अब JRF हो गया तो मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ भी क्या आ रहा है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर आ रहा है और मैं तुमको PhD करा रहा हूँ, क्योंकि फेलोशिप तो तुम वहाँ भी जाओगे तो मिलेगी, और फेलोशिप तो यहाँ भी जाओगे तो उतनी मिलेगी, है ना, ठीक है। पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर जिसका JRF क्लियर हो जाता है तो मैं उसको धक्के मार के यहाँ से भाग, क्यों? क्योंकि वो मैं चाहूँगा कि वो इन किसी इंस्टीट्यूट से जाकर के क्या करे, ये CSIR की रियल लैब। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिनको वाकई में रिसर्च करना है, अभी हम लेक्चरशिप को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च ना 2 टाइप का होता है, एक होता है एकेडमिक रिसर्च और दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जो रिसर्च होता है। तो जो एकेडमिक रिसर्च मतलब जो हम लोग अफिलिएटेड सिस्टम में है, कॉलेजेस में है, तो ये वाला जो रिसर्च, ये कौन सा रिसर्च है हमारा, अफिलिएटेड कॉलेज का एकेडमिक रिसर्च। हमारा आधा टाइम तो क्या है, आपको बच्चों को पढ़ाने और ये सब चीज़ों में जाता है, और वो तो खैर छोड़ दो, उसमें भी नहीं जाता, हम तो थोड़ा सा बाबूगिरी में ही लग गए आज, ठीक है, ठीक है। तो वो वाला एक टाइप का रिसर्च हो गया, जो मैं आपको बोलता हूँ कि चलो शिवा थोड़ी देर अपन याद है, अपने 1-2 घंटे काम कर लेते हैं और 2-4-5 पेपर पब्लिश कर लेते हैं, ये एक अकेडमिक टाइप का रिसर्च। इसको बहुत, इसमें बहुत मेहनत लगती है, मेहनत तो उसमें भी लगती है, लेकिन इसमें एक है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना हर किसी के बस की बात नहीं। वो आखिरी में फ्रस्ट्रेट होकर के रिसर्च छोड़ देता है और सोचता है कि मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं कब तक कर पाता हूँ, वो बात की बात। दूसरा एक रिसर्च होता है जो प्योर रिसर्च, जो कहाँ पर होगा आपको, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो CSIR का बोलो, ICMR का बोलो, ICR का बोलो, जो भी हमारे इंडिया में जितनी भी एजेंसीज है, रिसर्च एजेंसीज है, उनके अंडर में जो रिसर्च हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, प्योर रिसर्च। क्योंकि एक बच्चा स्कॉलर जा रहा है, वो दिन भर क्या कर रहा है, PhD का काम कर रहा है, सुबह से लेकर दिन भर क्या, रात भर भी कर रहा है, ठीक है, वो रिसर्च का काम। उसका गाइड क्या कर रहा है, उसको सिर्फ रिसर्च कर रहा है, उसको पढ़ाना वढ़ाना नहीं, उसका काम क्या है, मैक्सिमम क्या है, अपने रिसर्च स्कॉलर को टाइम देना और कुछ प्रोजेक्ट्स लिखना, प्रोजेक्ट लेके आना, पब्लिकेशन करना। तो उनका जो रिसर्च रहेगा वो कंपेरेटिवली एकेडमिक रिसर्च कैसा रहेगा, हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो अगर किसी का JRF क्लियर हो जाता है तो मैं चाहूँगा कि वो क्या करे, इन इंस्टीट्यूट्स में जाकर के अपनी अच्छे से PhD करे, ठीक है। कल मैं मुझे कल एक वो आया था सेल सिम्पोजिया का,
पुर्तगाल से कोई एक इनविटेशन था कि आप अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजो और अप्लाई करो, तो पूरा आपका जो 4 दिन का कॉन्फ्रेंस का पूरा खर्चा है वो आपके आने जाने का, रहने का, करने का सब वो उठाने वाला है, ठीक है। देखिए उसमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट भेजना है, पेपर भेजना है, जो सिलेक्ट होगा उसके बाद आपको वीज़ा और जो भी प्रोसेस होगी उसके बाद वो फेलोशिप वहाँ की तुमको जाने के लिए अप्लाई, ठीक है। अब ये कब होगा, सिलेक्शन कब होगा, जब आपके पास एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगा, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे सब कुछ एक्सप्लोर करना है, और वो भी किसके पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से, या मुझे पैसे खर्च नहीं करना उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसको एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च करना है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दुनिया घूम रहे हैं किसके पैसे से, गवर्नमेंट और रिसर्च के पैसे से, और क्योंकि उनका रिसर्च कैसा है, उस लेवल का है। अब मैं वहाँ पर वो अगर कोई एजेंसी से किसी ने अगर अपना पेपर डाला या एब्स्ट्रैक्ट वहाँ पर सबमिट किया तो उनके सिलेक्शन के चांसेस कैसे हैं, ज़्यादा है ना। तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका रिसर्च अच्छा है, तो वाकई में उनका सिलेक्शन होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मेरे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कौन दे सकता है, सिर्फ आपको रिसर्च और साइंस। अगर आप वाकई में इसके लिए आप अगर इसको सब्जेक्ट को कुछ दोगे तो सब्जेक्ट भी आपको उसके बदले में कुछ देगा। आप पूरी दुनिया फ्री में घूम सकते हो, इसके दम पे रिसर्च और सब्जेक्ट की, तो ये पावर है इसका। तो मैं जो कुछ यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, CDRI लखनऊ, CFTRI मैसूर, ठीक है, CIMAP लखनऊ, तो ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। स्पेशली मेरे इंस्टीट्यूट बहुत सारे ब्लैक में जो लिखे हुए हैं, लेकिन जो रेड में लिखे हुए अपने काम, जहाँ पर हम लोग लाइफ साइंस वाले जाकर के अपना रिसर्च कर सकते हैं। बॉटनी वाले अगर कोई बैठे हैं तो देखो ये CIMAP, ये एरोमेटिक प्लांट्स का रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। लखनऊ में 2 इंस्टीट्यूट है, एक NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, तो ये सब जगह पे CDRI, हम लोग अभी जो फाइटोकेमिस्ट्री का वो काम किया था हमने इसी लैब में भेजा था, CDRI लखनऊ के अंदर। तो ये सब अच्छी लैब से यहाँ पर करो, यहाँ का एक्सपोजर, यहाँ का इन्वायरमेंट सब कैसा है, अलग है। लाइफ साइंस नेट निकल जाना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना, ये तो अल्टीमेट अपना एम है ही, लेकिन अगर आपको यहाँ लैब में काम करने मिल रहा है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करें। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जानते हो आप लोग भी सब एग्ज़ाम, कितने लोग हैं जिन्होंने CSI या नेट एक ना एक बार तो दे दिया, कब है, मतलब मुझे ये बताना जरूर। बाकी मतलब आज की क्लास प्रोडक्टिव है क्योंकि 4 ही 5 लोगों ने मेरे हिसाब से नेट दिया है, बाकी इतना सब कुछ पता था कि तुम लोगों को, पीछे जो बैठे सब ठीक बता रहा, मतलब ठीक है, सही से शुरुआत की मतलब। हाँ, तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न, अब हम सब सारी बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम का ग्लैमर देख लिया हमने कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम होती कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है वो कितने घंटे की है, 1 घंटे की है, और अब ये कैसे हो चुकी है ऑनलाइन। जब मैंने क्लियर की थी तब कैसे थी ये ऑफलाइन, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स इसमें कितने हैं, 200 मार्क्स। तब सिर्फ अपने को नंबर और परसेंटेज से मैटर रहता था, लेकिन आजकल क्या हो गया इसमें परसेंटेज, उसके बारे में भी बात करें, ठीक है। बेसिकली इस एग्ज़ाम के कितने पार्ट हैं, A, B और C। A क्या होता है, एप्टीट्यूड, B में आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, और C में आपको क्या रहते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जिसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, तो वो वाले क्वेश्चन किसमें आते हैं, पार्ट C। आपके पास ये 15 डिवाइडेड बाई 2 क्यों लिखा है मैंने, कि आपको इसमें पार्ट A में आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं, 20, करने कितने पड़ते हैं, 15। पार्ट B में आपको 50 क्वेश्चन है, आपको करने कितने पड़ते हैं, 30, और 75 क्वेश्चन किसमें है, पार्ट C में, करने कितने आपको 25। तो ये जो लिखे 15, 35 और 25 इतने करना कंपलसरी नहीं है, ये मैक्सिमम आपको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम आपके हाथ में, और यही मिनिमम का सिलेक्शन ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेट एक ऐसी एग्जाम है जिसमें परफेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, सबसे पहले एक चीज़ को नोट, दिमाग में अच्छे से नोट करके रखो कि हमको नेगेटिव नहीं जाना। क्योंकि नीचे मैंने क्या लिखा है, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 25% फॉर ईच राउंड आंसर। तो नेट और सेट का सबसे बड़ा जो खाई वाला जो पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। क्यों परफेक्ट होना, देखो इस एग्जाम को फ्रेम करने वालों का भी लॉजिक समझो। आप कर रहे हो रिसर्च या बच्चों को पढ़ा भी रहे हो,
तो ये दोनों भी जो जॉब है वो कैसे है, जिसमें आपकी जो एफर्ट्स है वो कैसी होनी चाहिए, जिसमें एरर्स के चांसेस कैसे होने चाहिए, कब रिसर्च करें तो उसमें भी आपको चाहेगा कि उसका दिमाग एनालिटिकल रहे स्टूडेंट का, और उसमें जो कौन सा पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है वो रहे, और उसमें एरर्स करने की जो वो है वो प्रोबेबिलिटी वो कैसी हो जाए, कम। तो इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव मार्किंग का खेल है, ठीक है। ये चीज़ हमने यूजीसी में बहुत ज़्यादा इसलिए क्यों नहीं रखी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो स्पेसिफिकली साइंस वाले रिसर्च है, मेडिसिन से रिलेटेड है, फार्मेसी से रिलेटेड है, लाइफ साइंस से रिलेटेड है, तो ये सब साइंस के जो सब्जेक्ट है इसमें हमको देयर इज़ नो मार्जिन फॉर एरर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और ये 15 क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट में, ठीक है। अब इसमें इस मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसमें 15 क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं 2 नंबर के लिए 30 नंबर, ये 35 के 70 और 25 के 4, क्योंकि यहाँ पार्ट सी में ही क्वेश्चन कितने का रहेगा, 4। पार्ट ए और पार्ट बी के जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के, और पार्ट सी के जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के, 4। तो टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपने कितने लगाने हैं, 25 लगाने, मतलब मिनिमम 25 लगाने, ठीक है। और ये पूरा 200 नंबर का पेपर है। इतनी चीज समझ में आई सबको, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। अब जो परसेंटाइल को भी छोड़ दे, थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, जो हमारा ओल्ड पैटर्न था, इसमें हम परसेंटेज के बेसिस पे नंबर करते, तो वो समझना और समझाना भी थोड़ा सा आसान है। फिर बाद में हम परसेंटाइल का भी खेल समझ लेंगे। परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 200 में 100 क्वेश्चन सही है, मतलब सॉरी 100 नंबर ला लिए, तो कितने परसेंट बन गए आपके, 50%, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 3-4 कैटेगरी अपने पास, ST SC OBC जनरल, और शायद एक इकोनॉमिक EWS को भी उन्होंने रखा है कैटेगरी, तो सबकी कट ऑफ अलग अलग है। तो जहाँ से हम आए, जिन एग्जाम्स को हमने दिया है, तो वहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि 51-52% परसेंटाइल 51-52% जिसका भी है, वो किसी भी कैटेगरी, किसके लिए बात हो रही है, 51-52 जनरल कैटेगरीज के लिए बात हो रही है, जिसका आ जाता है तो उसका नेट क्या हो जाएगा, नेट CSIR स्पेशली JRF भी क्लियर हो 52-53 मैक्सिमम। और चलो ठीक है, बहुत अगर मार्जिन पकड़ लिए तो अपन ने कितना, 55। मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक जानता हूँ 55 से ऊपर तो कट ऑफ कभी गया होगा ही नहीं। 55 का मतलब क्या, परसेंट का मतलब क्या हुआ, 110 जहाँ से, ठीक है, ठीक है, 110 अपन मार्क्स लेकर के चलते हैं। 55 मतलब 200 में कितने लाने आपको, 110। फिर अलग जो कैटेगरीज है उनके लिए तो आप बात ही कम कर दो कि सबके लिए क्या हो जाएगा, कमी होगा। तो हम एक जनरल कैटेगरी को आइडियल कैटेगरी मानते हैं कि 200 में से उसको कितने लाने हैं, 110। अब यही प्लान करना है। मैं आपको बता ना, पहले तो आपने सोच लिया कि क्यों करनी है एग्जाम, और दूसरा एक पॉइंट कैसा था, हाउ। तो आपको इस एग्जाम के लिए यही खेल को समझना है कि मुझे 200 में से 110, ठीक है। और अगर OBC जनरल कैटेगरी का है तो उसको ये सोचना है कि मुझे 200 में से 100 नंबर कैसे लाने, सेफ, एकदम सेफ खेल। 200 में से 110 और 100। अब उसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर लो, 100 ही पकड़ के चलो। अब जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे उससे बढ़ा लेंगे ऊपर, और जो ST SC OBC कैटेगरी वाले होंगे उससे 10 नंबर कम कर लेंगे। मैं एक 100 नंबर को लेकर के चल रहा हूँ कि आपको, मैं उस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ जिसमें मुझे 100 नंबर चाहिए JRF में। तो ये JRF के 100 नंबर, ये सबके लिए अलग अलग होगा। तो वो अपने दिमाग में पिक्चर बना लो कि मैंने अपने लिए बना लिया पिक्चर कि मुझे अगर एग्जाम क्लियर करनी है तो 200 में कितने लाने, 100। अब ये 100 में कैसे हो, तो सबका तरीका कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब मैं अपना तरीका बताता हूँ, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ अभी भी पहले से क्लियर कर देता हूँ कि जो विनर्स होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। वो मेरे दिमाग से नहीं चलेंगे। मैं यहाँ कितने ही भाषणबाजी कर लूँ, वो भाषणबाजी का उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। वो मुझसे जो सीखना है वही सीखेगा, और जो करना है वो वही करेगा। और ये अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता कि मुझे आप आइडियल मान करके तुम अपनी एग्जाम दो। समझ रहे हो इस बात को, कि मैंने जैसे क्लियर किया आप भी वैसे क्लियर करो। मैं अपना सिर्फ आपके साथ एक्सपीरियंस बांट सकता हूँ। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि जैसे मैंने तैयारी किया तुम भी वैसे तैयारी करो, क्योंकि मैं आप लोगों को विनर बनाना चाहता हूँ ना। तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, अपने लिए पर्सनलाइज होनी चाहिए। समझ लो,
क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है, सब लोग अलग अलग जगह से पढ़ के आए हैं, सबका दिमाग अलग अलग है, सबकी कैटेगरीज अलग अलग है, सबके कट ऑफ्स अलग अलग हैं, तो सबकी स्ट्रैटेजी भी कैसी होनी चाहिए, पर्सनलाइज होनी चाहिए। पहली चीज, बात समझ में आ रही एक चीज कि आपको अपनी प्लानिंग पहले खुद करनी है। अब आपकी खुद की प्लानिंग नहीं, क्या कि मेरे जैसी प्लानिंग है, तो मैंने सोचा था कि मुझे 200 में 100 नंबर लाने हैं। अब मैं 100 नंबर कैसे लाऊं? ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूम है। जब, हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ अपने बारे में, जब इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड आएगी तो मैं और बताऊँगा कि मेरा जो है पहले अटेम्प्ट में CSIR नेट क्लियर नहीं हुआ। जब आप, जैसे मैंने बोला ना अभी आपको कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस बता दो कि आपको कैसा लगा परीक्षा दे करके, तो पहली बार देने के बाद तो ऐसा लगा कि यार ये क्या, ये पीछे पार्ट सी, ठीक है, B और एक फर्स्ट तो ठीक था, पर ये पार्ट C में क्या ही हो रहा है मेरे साथ, क्या पढ़ा है मैंने यहाँ से कभी, ऐसा थोड़ा सा लगता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये मुझे भी लगा था, ठीक है, तो चलो ठीक है, जैसे तैसे हमने दे दिया उसको, वो हो भी गया। तो मैं पार्ट 1 में पढ़ा हूँ, फिर पार्ट B में अप्रोच से कोई पूरा सिलेबस देख करके तैयारी कर रहे हैं हम लोग। वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच सबकी होती है, उसमें एक अब बच्चे को पता नहीं है ना, वो MSc पास आउट होकर निकला है, उसको क्या ही तैयारी करना है, नेट की कोई गाइड करने वाला है नहीं, तो वो वैसे ही मैं था। तो ये वाली कहानी यहाँ पर थी। तो मैं ये 15 क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, ये 35 भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस एग्ज़ाम को समझ चुका हूँ। तो मेरा जैसे ही पार्ट मिलता था, जब मैंने क्लियर किया था वो अलग था। जब मैं पहली बार अटेम्प्ट दिया तो मैं यहाँ से चालू किया कि यहाँ से कितने बन रहे हैं, यहाँ से कितने बन रहे हैं, यहाँ से कितने बन रहे हैं, फ्रंट पेज से क्वेश्चन बनाते जाओ। पता चला कि ये C पार्ट में आते तक तो मेरी कहानी खत्म हो गई, एग्जाम मतलब टाइम ही खत्म हो गया। अब ये हुआ कि 25 क्वेश्चन मुझे यहाँ लगा रहे, इसमें 4-5 ही कर पा रहा हूँ, और फिर उसको फिर बढ़ाने के चक्कर में 10 क्वेश्चन और कर दिए कि मेरे तो कुछ क्वेश्चन हुए ही नहीं। तो पहला अटेम्प्ट तो मेरा ऐसे ही गया, ठीक है। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम जब क्लियर किया था, जब मुझे पता चल गया था कि एग्जाम क्या है, तो मैंने ना वो पार्ट 1 तो देखा ही, सीधे कैसे पेपर मिला तो मैंने उसको ऐसे बुआ के उल्टा कर और पीछे निकाला, पार्ट C। मुझे लेना और देना, पहले तो मुझे लगता था कि ये तो डिफिकल्ट है, ये तो मैं बना लूँगा, पर एक्चुअली पता है इसको पढ़ने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, और इसको पढ़ने के लिए अच्छा दिमाग चाहिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं आप पार्ट C के देखोगे बिना पढ़े, जिसमें कोई लॉजिक, जिसको आपको कोई पहले से किसी नॉलेज और पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो थोड़े से एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ते पढ़ते ही आपको सॉल्व हो जाएगा, और उसके लिए कोई बैकग्राउंड स्टडी भी नहीं चाहिए होगी। कई क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाएंगे, ग्राफ तो आप देखोगे, क्योंकि हम सबसे पहली चीज़ है देख के डर जाते हैं कि क्या है ग्राफ बना, और CSIR को ग्राफ, हिस्टोग्राफ और ये चीज़ों में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो रिसर्च मांग रहे हैं ना आपसे। आपके पास क्या होना चाहिए, रिसर्च करने का एप्टीट्यूड होना चाहिए, तभी तो आप इस एग्जाम में सक्सेस होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जैसे ही मुझे क्या मिला, पार्ट मतलब पेपर मिला, तो मैंने सीधे पेपर पलटाया और क्या चालू कर दिया, क्यों कर दिया बताऊँ आपको, क्योंकि यहाँ पर तो दिमाग लगाना था ना, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, छोटे क्वेश्चन जरूर थे, लेकिन सॉल्व तो करने पड़ते ना न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से अच्छा है कि मैं पार्ट C ही करूँगा, कम दिमाग लगाऊंगा, सॉरी मतलब इसके कंपैरिजन में कैलकुलेशन तो कम करना पड़ेगा, और जहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर मेरा अगर यहाँ का एक क्वेश्चन बन जाए मेरे 4 नंबर मिलेंगे, और माइंड क्या रहेगा मेरा, जाते बराबर माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, थका नहीं रहेगा। तो मुझे पहले किसको करना है, ये मेरी स्ट्रेटेजी, और आप अब अपनी लाइफ के चैंपियन आपको, आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, पकड़ा सीधे पार्ट C, इसको तो मैंने छुआ ही नहीं, 0 नंबर इसमें। मेरा जब लास्ट क्वालिफाई हुआ है ना, उसमें 0 क्यों, मुझे जरूरत ही नहीं थी। इसको देखो स्लेट में सबका कंपाइल होगा, इसको पार्ट अलग अलग पार्ट पे क्वालिफाई होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी कुछ है, यहाँ पर तो उसको अल्टीमेट क्या चाहिए, वो जादुई आंकड़ा चाहिए, कौन सा वाला, 200 में से 100 वाला। वो ये नहीं पूछ रहा है कि आप इसमें पास हो, इसमें पास हो, इसमें पास हो, तभी आपका सिलेक्शन हो। मैं अगर ये 25 क्वेश्चन पूरे सही के सही लगा के आ जाऊँ 4 नंबर, और ये पूरा पेपर दोनों पार्ट छोड़ के आ जाऊँ, और मेरी 25 क्वेश्चन परफेक्ट है, तो मेरे नंबर कितने आ गए, तो मेरा तो क्वालिफाई हो गया। यहाँ दिमाग क्या था, 75, और देखो इस पार्ट की ब्यूटी क्या है कि यहाँ पर आपके पास 75 ऑप्शन है, आप 75 क्वेश्चन पूरे अच्छे से पढ़ो, और वहाँ से आपको सिलेक्ट कितने करने, 25, और ये 25 क्वेश्चन अगर आपने सिलेक्शन सही हो गया आपका
25 क्वेश्चन का सिलेक्शन सही हो गया कि मुझे कौन से बॉल पे छक्का मारना है और कौन से बॉल पे डक, तो वहां पर ही नेट निकलता है। और जो निकलता है बस वो यही कि पार्ट सी का आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर पूरी कहानी। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने छोड़ दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 और मैंने क्या किया 25 क्वेश्चन कहाँ से लगा लिए, पार्ट सी से मल्टीप्लाई हुए कितने नंबर मिल गए मेरे को, 100 नंबर हो गया मेरे कॉलेज। छोड़ो ना, 0 नंबर आते क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज पार्ट सी में जब भी आए तो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा वो नहीं होना, कुछ चीज़ों के लिए अपन डेस्परेट हो जाते कि नहीं मैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ के ही आई हूँ, मैं तो इसी को बनाऊंगी या मैं इसी को बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो इसको बहुत पढ़ा है मैंने इसको टाइम। तो वो जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन भले बन नहीं रहा है लेकिन अपन उसमें अलग से एनर्जी लगा, अरे छोड़ो यार पढ़ के देखा ना, नहीं बना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ के आए थे, बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ के आए थे लेकिन फिर भी बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है और आपको आप बना पा रहे हो पार्ट सी से, तो आप उसके पीछे जाओ ना। आप ये मत सोचो कि मैंने यही पढ़ा था तो मेरे को यही का क्वेश्चन सॉल्व करना। अब जब क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, तुमने पढ़ के भी गया हो उस टॉपिक को, तो उसको छोड़, उस पर ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना है। अपने पास कितने ऑप्शन है, 75। ये 75 में से आपको क्या चूज करने हैं, 25 क्वेश्चन अपने डोमेन के सिलेक्ट करें जो आपको ऐसा लगता है कि आप कर पाओ। बोर तो नहीं हो रहे हो, लंबी तो नहीं जा रही क्लास, बोर हो रही होगी तो बता देना, आप भी तुरंत बंद कर दीजिए, अगली क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, मेरी क्लास में एक चीज़ है, जब भी बोर होने लगे तो मैं वहाँ बंद कर देता हूँ, ठीक है, जबरदस्ती कोई बैठना नहीं, या किसी कोई काम हो तो चलिए, दरवाज़ा खुला है जाने वाले के लिए और दरवाज़ा खुला है, ठीक है, तो पूछने की भी जरूरत नहीं कि मैं कम इन सर और मैं गो आउट, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ सपोज अब थोड़ा सा अच्छे से चलते हैं, इसको थोड़ा अच्छा समझते हैं। चलो ठीक है, 25 तो नहीं बन रहे, 20 बन गए, 20 बन गए, 20 में कितने हो रहे, 80 नंबर, 20 क्वेश्चन यहाँ से लगा दो, कहाँ से, पार्ट बी से। 35 करने जरूरी थोड़ी, 35 करने थोड़ी नहीं, मैं तो 35 ही लगा के आऊँगी, ऐसे वाली तो अप्रोच रखना ही बनते सीखना। 20 क्वेश्चन लगा लिए, 35 में से आपने कितने नंबर हो गए वहाँ पर आपके, 40 और 80 पकड़ लो कितने, 120 नंबर आपके, आप सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग होगी, तो चलो ठीक है उसके 20 नंबर फिर से माइनस करो, एक ऐसी रैंडम कैलकुलेशन, चलो ठीक है 100 तो आ गए मेरे। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि मुझे पार्ट बी से कितने लगाने, पार्ट सी से कितने लगाने, और पार्ट ए बनता है चलते फिरते घूमते फिरते तो कर, पर मेरा जहाँ तक मानना है कि आप पार्ट सी को 3 घंटे में से 2 घंटे में, ये फिर आपकी अप्रोच अलग हो सकती है। तो मेरी अप्रोच क्या है कि पार्ट सी में मुझे कितने नंबर देने हैं, कितना टाइम देना है, 3 घंटे में से 2 घंटे, क्योंकि सोचना तो बस इसमें ही है ना। पार्ट बी में तो अगर मुझे पता रहेगा तो मैं 10 मिनट 20 क्वेश्चन लगाने, 20 गोले काले करने कितना टाइम लगेगा, 50 क्वेश्चन पढ़ने, और 50 क्वेश्चन में या तो मुझे आंसर आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा, पता होगा या नहीं पता होगा, उसमें तो ज़्यादा सोचना नहीं है। तो मेरी अप्रोच में अपनी एनर्जी कहाँ सर्च करूँ, इधर, और लगभग 45 मिनट में किसको देता हूँ, अपने पार्ट बी, और घूमते फिरते चलते फिरते अगर 1-2 क्वेश्चन मुझसे बन जाए तो कर लो पार्ट ए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि सर ने 0 नंबर लाया था तुमको भी 0 नंबर लाना है, तुम भी ला लो 2-4-5 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपने बाकी एग्जाम की कोचिंग की तैयारी करी हो तो आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड अगर अच्छा हो और 2-4 क्वेश्चन ऐसे चलते फिरते बने तो बनाने में कोई उसमें, लेकिन श्योर इस पार्ट की खास बात ये भी है कि जब रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, है ना, तो या तो वो आंसर सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आएगी, तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे कि चलो ये तो मेरा आंसर सही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ो मत पार्ट 1 के। लेकिन मुझे ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था वहाँ जाके कैलकुलेशन करके अपना दिमाग खराब कर लूँ, तो मैंने ना पार्ट ए को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, ठीक है। जब मेरा क्लियर हुआ, ऐसे जब मेरा क्लियर नहीं हुआ था तब मैं छेड़ता था उसको, लेकिन बाकी टाइम पे मैंने उसको, हाँ अब ये परसेंटाइल वाला एक नया थोड़ा कहानी आ गया है, किसमें, CSI। हमारा ऐसा था 200 नंबर है, जब हमारे टाइम में चलता था 200 में से चलो ठीक है आपने 50 क्वेश्चन लगा लिया, आपके कितने नंबर हो गए, 100 नंबर हो गए, और आपका फिर उसी हिसाब से कट ऑफ चलिए।
अभी इन्होंने क्या है परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर ये है कि परसेंटेज क्या होता है खुद का इंडिविजुअल, और परसेंटाइल अब रिलेटिव हो चुका है, मतलब बाकी लोगों की परफॉर्मेंस को भी उन लोग क्या कर रहे हैं इसमें काउंट कर। तो पहले आजकल आता है एक ग्रेड कार्ड, मतलब रिपोर्ट कार्ड जैसे मार्कशीट जैसा कि इतने तुम्हारे परसेंटाइल आए, फिर बाद में आती है लिस्ट कि तुम्हारे इतने इतने रोल नंबर वाले इतने लोग क्वालिफाई, ठीक है। तो ये परसेंटाइल और परसेंटेज से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको वही आंकड़ा रखना है सिंपल अपने दिमाग में कि मुझे 200 में से 110 या 100 नंबर लाने हैं, और अपना कैटेगरी वाइज आप थोड़ा सा और उसको अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। इसमें परसेंटाइल में ये होगा कि आप देखोगे जैसे आपकी सपोज मान के चलो मैं दुर्गेश अगासी और मेरे कितने परसेंट आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं, तो उसमें ये भी काउंट किया जाएगा कि मेरे साथ साथ और कितने लोगों के 50% है या मेरे से कम कितने लोगों के परसेंट है, तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ जो जितने लाइफ साइंस में जितने स्टूडेंट बैठे होंगे वो और फिर डिवाइड हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ऐसे क्या निकल जाएगा परसेंटेज। ये समझ में आपको, जैसे मेरे 50 मार्क्स हैं तो 50 किसके हैं और 50 से नीचे किसके, उन सबको काउंट किया जाएगा कहाँ पर, यहाँ, ठीक है। सपोज इस एग्जाम में 1000 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, और उसमें से 20 बच्चों के कितने नंबर आ गए हैं, मतलब सॉरी 50 बच्चों के नंबर कैसे हैं 50 या 50 से कम है, तो वो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 50, तो वो मेरा परसेंटाइल कितना निकल गया 50। समझ पा रहे इस चीज़ को, ये परसेंटाइल ऐसे निकलेगा, और परसेंटाइल निकलेगा और फिर आजकल तो उसको भी कट ऑफ में दे दिया है इन्होंने कि इतना परसेंटाइल रहा, तो ये दिखा है जनरल कैटेगरी का सब ठीक, अंतर थोड़ा बहुत ये किसकी कट ऑफ है, किसकी बेसिकली GRF, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 98% होना चाहिए। तो आप ये देख लो सब मिलाकर के घुमा फिरा कि सब 100 से कैसे नीचे, तो आपको 110 और 100 नंबर के बारे में सोचना है, वही मैं उसको बोलता हूँ जादू ही आता है कि उस तक कैसे पहुँचा जाए। पार्ट ए, अब थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन रहेंगे इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस कहीं लिखा नहीं कि CSIR ने कोई स्पेशल आपको सिलेबस दे के रखा है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, और इसके बेस पे जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च एप्टीट्यूड, तो 15 क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। और बात ये है अपना मेन क्या CSIR लाइव। किसके पास पानी है क्या थोड़ा सा? जब सर्दी होती है तो गला सूख जाता है थोड़ा। सब बोलते कंटिन्यूअसली। तो ये 13 टॉपिक है। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस एग्जाम के बारे में समझते हैं कि जब हमारी MSc की एग्जाम रहती है तो हम क्या करते हैं, बाकायदा 5-6 यूनिट का सिलेबस लेके बैठते हैं, ये टॉपिक पढ़ लो, ये कवर कर लिया, वो कवर कर लिया, ऐसे करते ना। कि यहाँ ये नहीं चलता। पहली बता दें कि अगर एक बेचारा प्यारा सा बच्चा जो अभी MSc पास आउट होके निकला है, ठीक है, उसको तो लगेगा कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, तो सबसे पहले क्या ढूंढेगा, लाओ इस एग्ज़ाम का सिलेबस लेके आए। फिर सिलेबस के अंदर वो टॉपिक देखेगा बच्चा कि ये टॉपिक देखिए, इसको पढ़ लेता हूँ, इसको पढ़ लेता हूँ, मैं तो 13 टॉपिक कवर कर डाला, अब तो मैं इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मुझसे नेट निकालने से रोके। ऐसा होगा ना, जिसको ये कोचिंग बस ये इसीलिए, कोचिंग का मतलब क्या है, गाइडेंस करना, कहाँ अंतर है, मतलब एक्चुअल चीज़ों में कहाँ अंतर है और कागज़ में लिखी चीज़ों में कहाँ अंतर है, यही चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही हमारा ये जो अप्रोच है वो। तो आप अगर ये सोच के बैठते हो कि मैं ये 13 टॉपिक नहीं है भैया, ये 13 पेपर्स हैं, आप इसको गौर से देखो, मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, और इसके अंदर का पूरा टॉपिक पढ़ना, पूरा बायोकेमिस्ट्री, जिसमें अपने आप में एक MSc है ना। दूसरा वाला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल बायोलॉजी, अपने आप में 10 सेल करके एल्बर्ट की 12-15 हज़ार की इतनी बड़ी किताब है, बोलो इस चीज़ को, ये भी अपने आप में क्या है, पेपर। फंडामेंटल प्रोसेसेस, नाम लिखा है फंडामेंटल प्रोसेस, लेकिन पढ़ना के इसमें पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो अपने आप में एक पेपर। तो ये 13 टॉपिक नहीं है, ये 13 क्या है, पेपर है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या कोई बच्चा
13 पेपर 3 घंटे के एग्जाम में पढ़ करके जाके वहाँ पर पूरा पढ़ ले और जाके उल्टी करके आ जाए, सब हर चीज़ उसके दिमाग में रह जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच बिल्कुल फॉलो मत करना कि मैं 13 यूनिट है ये पूरा पढ़ के जाऊंगी और एग्जाम में पूरा दिमाग में वहाँ जाके ऐसा लगेगा, या जिस दिन एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा लगेगा यार मैं पढ़ा क्या है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि ऐसा होगा जिस दिन परीक्षा होगी ना, जैसे कल आपकी एग्जाम है सुबह और आप ये पूरा सब पढ़, चलो पूरा क्या आपने तैयारी भी करी होगी ना, तो जब आप सुबह जब शाम को जब तैयार होकर जब निकलो सोचोगे कि मेरी तैयारी हो गई है मन में, तो सब कुछ आता है मेरे को जो मैंने पढ़ा इतना सारा 6-8 महीने से जो मैं तैयारी कर रहा था, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगे कि मेरी कुछ भी तैयारी नहीं, ब्लैंक रहेगा दिमाग। फिर जैसे पेपर हाथ में आएगा फिर दिमाग की बत्तियाँ धीरे धीरे जलने लगेगी और फिर जो एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें होंगी ना वो आपको याद आएगी और फिर उससे आपके सवाल बनेंगे, समझ रहे हो? तो ये 13 को पढ़ना पूरी की पूरी नहीं है, उसमें सेलुलर कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी सब पेपर है, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी। तो आज और अभी आपको क्या करना है, यहाँ से घर जाना, देखो आज के लिए कुछ नहीं है, कुछ पढ़ाना नहीं है मुझे, बेसिक इम्यूनोलॉजी में पढ़ाऊंगा, एक्चुअली उसमें मेरे 2 अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि एक एड ऑन कोर्स भी मैंने कर लिया है, तो सबसे पहले वो एड ऑन बच्चे भी यहाँ बैठे रहेंगे और अपन इम्यूनोलॉजी फटाफट खत्म कर देंगे 30 घंटे के अंदर, एक पेपर हो जाए। और उस दौरान ये होगा कि इम्यूनोलॉजी बहुत, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये मत सुने कि आधा ही मत उसमें, इम्यूनोलॉजी एक ऐसा पेपर है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जो नेट की एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत सारा नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन मतलब मैं तो छोड़ देता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो छोड़ देता हूँ, लेकिन क्या है सेट वेट की जो एग्जाम है छोटी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट बी के जो क्वेश्चन है वो तो आप लोग इम्यूनोलॉजी उतना तो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि मैंने इम्यूनोलॉजी पढ़ी थी 2 बार, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी पढ़ी थी और जूलॉजी में भी, दोनों पेपर में ना। तुम लोगों ने ना बीएससी में जो बायोटेक वाले होंगे थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन एमएससी में तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसको, तो आपको बेसिक भी क्वेश्चन नहीं पता होगा। मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि सबसे हेवी मॉलिक्यूलर वेट एंटीबॉडी कौन सी है और उसका क्या है, वो प्लेसेंटा को ट्रांसफर करेगी नहीं करेगी, ठीक है, आईजी, ठीक है, ऐसा कम से कम इतना आना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन के दौरान कौन सी एंटीबॉडी रेज होती है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी, एंटीबॉडी से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रह जाते हैं, तो वो तो हम बना सकते, कम से कम उसको मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत अपन घुस के नहीं पढ़ेंगे उसको, लेकिन जितना पढ़ेंगे ऐसा है कि उससे कम से कम डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। और आपको वो जब क्वेश्चन आए तो आपको गिल्टी फील ना हो कि यार मैंने इम्यूनोलॉजी क्यों नहीं पढ़ी, ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, पूरी जितने दिख रहे हैं ना उसमें से सबसे, ठीक है, क्योंकि वो अभी टाइम की डिमांड है। इम्यूनिटी के नाम पे तो पता नहीं क्या क्या बेच दिया लोगों ने, पंखे बेच दिए भैया कि ये इसमें लगा लो, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। ये मतलब कोरोना चल रहा था उस टाइम नहीं, हर चीज़ में इम्यूनोलॉजी जोड़ रहे थे, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है। तो हम कम से कम वैसे बेवकूफ़ ना बने, इसलिए वो पढ़े, चलो वो छोड़ो। तो ये अपने आप में 13 क्या है, पेपर है, इन पेपर्स को पूरे के पूरे नहीं पढ़े। तो अब मैं अभी जो आपको कहा था टास्क क्या है आपका, कि आपको डिसाइड करना है कि इन 13 में से क्या पढ़ना है, स्पेशली नेट। जब आप सेट की तैयारी करो तो आपको फिर पूरा पढ़ना है, ऊपर सबको कवर करना है, तो इनको पूरा पढ़ो। अब इनमें से देखो कि आपके डोमेन के कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और आप करना चाहते हो, तो इससे 4 या 5 ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो जो आप तैयारी करो, समझ लो। पहली स्ट्रैटेजी क्या, जो दूसरा वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन मार्क वाली स्लाइड में, हाउ, तो सबसे पहला क्या कि आपको अगर आज जाके डिसाइड करना है तो मुझे नेट अगर क्लियर करना है तो मुझे ये 13 में से कौन से 4 या 5 को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना, या मुझे क्या आता है, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, ये देखो मैं आपको अप्रोचेस के वो बता रहा हूँ, ऑप्शंस बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब आपको खुद को डिसाइड करना है। पहला क्या क्वेश्चन कि आप 4 या 5 अच्छे से पढ़ लो, या आप ऐसा करो कि सबको पढ़ लो लेकिन उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक है। अब जैसे मेरा बॉटनी छूट गया है कब से, जब मैं 12th पास आउट हुआ, उसके बाद से मैंने बॉटनी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस वो 6-8 नंबर का आ गया है,
4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लांट हार्मोन, कितने हार्मोन्स हैं? ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक एसिड एसिटिक एसिड और इथाइलिन और 2-4 सेकेंडरी ऑर्गेनेटो ब्रेसिलोइड्स वगैरह और मिला करके सब मिला करके 7 कितने हो गए? 7-8 हार्मोन, 7-8 हार्मोन कुछ होंगे, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन सिक्रीट करती है? 6 हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सी? एंटीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन सिक्रीट करती है? वेसोप्रोसिन और तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही अपने आप में कितने हार्मोन सिक्रीट कर रही है? 8। अगर मैं एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ने जाता हूँ, किसका? ह्यूमन का, तो सर से लेकर पैर तक कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड है? बहुत सारी। उनके हार्मोन के एक्शन और ये और वो सब पढ़ते पढ़ते तो मतलब बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा ना। उसमें से एक क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 आएंगे, लेकिन आपको पता है कि प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन प्लांट हार्मोन है ही कितने? 7-8। पूरा घुस के भी पढ़ डाला, पूरा सिग्नलिंग मिला कर कि तू पूछ ले मेरे से यहाँ से जो पूछ सकता है, तो आपका प्लांट हार्मोन का एक क्वेश्चन बनने वाला है। फोटोसिंथेसिस मर के पढ़ लिया पूरा एकदम घुस के अंदर, पूछ ले मुझे जो पूछना है, तो इतना तो कर सकते हो, क्लियर कट है, तो इसको छोड़ना नहीं है। मैं अगर ईगो पे ले लेता कि मैं तो जूलॉजी वाला हूँ, मैं क्यों बॉटनी पढ़ूंगा, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बॉटनी में, ठीक है। 2-4 8-10 पन्ने पढ़ने उसके पास हो गया, ये इतना लेंथ इतनी होती है, अब थोड़ा सा भूल गया मैं, देखिए इतनी लेंथ होती है, तो वो उससे रिलेटेड, उसकी सिग्नलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। उसको ईगो पे नहीं लेना है कि मैं जूलॉजी वाला हूँ तो मैं बॉटनी क्यों पढ़ूँगा। तो आपको क्या पढ़ना है उसमें? सिलेक्टेड टॉपिक। फोटोसिंथेसिस मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना आपकी जो कंपलसरी नहीं है। मैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ के गया? हार्मोन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और फोटोपीरियोडिज्म। बना क्या है क्वेश्चन? फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक पढ़ के गए, और मैं बता रहा हूँ बना क्या है क्वेश्चन। बॉटनी वालों ने भी नहीं बना के वैसे बना के, टीजन जाइजर से पढ़ा था, प्लांट फिजियोलॉजी की बुक है, एकदम सुंदर सी प्यारी सी किताब है, पूरे सिग्नलिंग विग्नलिंग। आपको हार्मोन वैसा नहीं पढ़ना है, आपको हार्मोन कैसा पढ़ना है? ऑक्सीजन की पूरी सिग्नलिंग, हार्मोन तो पढ़ना ही पढ़ना है, इफेक्ट और सारे पूरी सिग्नलिंग अंदर लेवल तक। मतलब आप ऑक्सीजन पढ़ने जाओगे तो आपको 8-10 पन्ने पढ़ने, अब फिर वहाँ से पूछ लो फिर जो पूछना है, सीधे चैलेंज करोगे फिर आप पेपर सेट करने वाले को कि तू पूछ ले, मैं तो सभी पढ़ के आया, ठीक है। तो ये हो गया तरीका कि आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। वैसे ही आपको मैं बताता हूँ, देखो मैं आपको इतना बताता हूँ कि 13 टॉपिक है, 20 क्वेश्चन तो मैं आपको निकाल के दे दूँगा कि कहाँ से आने वाले। 20-25 को पार्ट सी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो छोड़ ही दो। पार्ट सी में 20 क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछेगा, इतना एक्सपीरियंस तो पढ़ाते पढ़ाते आ गया है। हैमिल्टोनियन रूल, अल्ट्रिज्म पढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, आर बी इज ग्रेटर देन सी, वो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप पेडिग्री एनालिसिस देखो, एक क्वेश्चन पेडिग्री का रहेगा ही रहेगा। सोचो आप ये इतना बड़ा कचरा पढ़ रहे हो और ये सब चीज़ें आपको आखिरी रात में फटाफट रिवाइज करनी है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट आएगा ही आएगा, हैमिल्टोनियन रूल आएगा ही आएगा, हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आना ही आएगा। एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जेनिक फ्रीक्वेंसी, इस पे क्वेश्चन आने ही आएगा। तो एक होता है जब हम पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो हमको आप 20-25 क्वेश्चन, 20-25 टॉपिक तो ऐसे क्रीम टॉपिक रहते हैं ना वहाँ से, कि वहाँ से क्वेश्चन आने ही आएगा। आप सोचो एक बच्चा जो MSc कर रहा है और MSc करते करते क्या निकाल दे रहा है? नेट निकाल दे रहा है, तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस है? सोचने का ही डिफरेंस है। मैं आपको अभी भी एक चीज़ बताता हूँ कि नेट की एग्ज़ाम के लिए ना बहुत बच्चे का बहुत ऐसा होशियार होना, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का IQ होना ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं ही हूँ। आप देखो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का IQ दिखता है क्या मेरे अंदर? तो क्लियर कर लिया ना मैंने, तो आप भी कर सकते, ठीक है। उसके लिए कोई न्यूटन और आइंस्टाइन बनने की ज़रूरत नहीं, बस आपको क्या करना है? भिड़े रहना है, और भिड़े रहने के बाद आपको क्या करना है? उसको छोड़ना नहीं।
और जो सिलेक्टेड 20-25 अपने जो टॉपिक्स हैं उनको तो ऐसे फिंगर टिप्स पे रखते हैं वो कॉन्सेप्ट्स कि वो तो चलते फिरते कोई भी पीछे कि चलो ये पेडिग्री है, इसमें बताओ अल्टीमेट आउटकम क्या होगा। वो पेडिग्री को आजकल एलिलिक फ्रीक्वेंसी के साथ मिला के पूछ लेते हैं। क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसका, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज। एक बड़ा सा टेबल रहता है, इसमें ये ऐसे ड्रोसोफिला का ये वाला है और इसमें ये उसका आइस का कलर ऐसा था, उसकी जनरेशन में इतने इतने हैं। ट्रिक है उसकी, जेनेटिक्स में क्या है उसकी ट्रिक, कि उनके बीच का डिस्टेंस निकालना, एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना। ये क्वेश्चन आएगा ही है। तो जब पता है, आप देखो पता है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस कर लो, और एनालिसिस करने के बाद आप देखो कि आपको कुछ ना कुछ तो कोर डोमेन वहाँ मिले। तो नेट की तैयारी के लिए सबसे पहले क्या, एक बुक है वो आप खरीद लेना। मैंने आपको कुछ लोगों को सजेस्ट भी की होगी, उसकी पाथफाइंडर कैटलिस्ट पब्लिकेशन की, वो क्वेश्चन पेपर की बुक है, कैटलिस्ट पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक है, उसका नाम रुपेंद्र सिंह राइटर है उसकी, रुपेंद्र सिंह, ठीक है। तो वो बुक में क्या हुआ है, ये जो 13 टॉपिक दिए हुए हैं, ये 13 टॉपिक के जो क्वेश्चन है पिछले 8-10 सालों के, जैसे पार्ट 1 के, मतलब पहले फर्स्ट टॉपिक की, तो फर्स्ट टॉपिक के पूरे क्वेश्चन उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक के उन्होंने जो क्वेश्चन है वो निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। फंडामेंटल प्रोसेस है, उससे क्वेश्चन निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो जब आप वो क्वेश्चन देखोगे, पूरे क्वेश्चन वहाँ पर रखे हुए हैं, वो क्वेश्चंस पे देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे सपोज मान के चलो एक कोई टॉपिक बताओ, जैसे समझ लो क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, जेनेटिक्स, आप वहाँ जा, कहाँ गए आप, इनहेरिटेंस बायोलॉजी 8वें नंबर की जगह, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर लिंकेज से रिलेटेड की क्वेश्चन देखो कि वो कैसे पूछे हैं, किन कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका एनालिसिस करो और उस टॉपिक को फिर वैसे पढ़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि एक सिलेबस लिखा हुआ है और उसको हमने क्रॉसिंग ओवर की ये डेफिनेशन है और ये है उसका, जैसे अपन एमएससी का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, नोट्स बना रहे हैं अपन, नोट्स भी बनाओ लेकिन कैसे बनाओ, क्वेश्चन बेस्ड, कि वो पूछना क्या चाह रहा है, किसमें इंटरेस्ट है उसका टॉपिक में। तो ऐसे पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके लिए सिलेबस देखने से कुछ और गारंटी है आपकी कि आप जब तैयारी इतनी कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, नहीं नेट को ना CSIR पर यहाँ इस डोमेन में, इस टॉपिक के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, पूछनी है। जैसे अभी मैंने आपको एक हैमिल्टनियन रूल बोला, तो वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है किसका, अल्ट्रिज्म का, इकोलॉजी, इवोल्यूशन इकोलॉजी, डार्विन थ्योरी का अपोजिट है वो अल्ट्रिज्म। तो अल्ट्रिज्म में उसको इंटरेस्ट रहता है किसके अंदर, वहाँ पर उसको एक ही मौका मिला है एनालिटिकल अप्रोच चेक करने का। एक मैथमेटिकल रिलेशन है, उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन रूल, उसका फॉर्मूला RB इज ग्रेटर देन C। इस पर वो न्यूमेरिकल पूछ लेता है, और न्यूमेरिकल देख के वैसे ही साइंस, लाइफ साइंस का बच्चा छोड़ो ना यार, मैथ्स कौन बनाए, जबकि वो इतना सा भी नहीं है मैथ्स। मैथ्स मतलब क्या है, वो कैलकुलेशन उसमें ऐसा है कि 5th क्लास का बच्चा नहीं करना, बस लॉजिक पता होना चाहिए। तो ऐसी जगह पे उसका कोर इंटरेस्ट है, इसका CSIR। तो आप उस एग्जाम को ना पहले समझ लो अच्छे से, और जिस दिन आपकी समझ में आ गई, माधुरी सोना नहीं है, पानी पिलाओ, थक गई है बेचारी, पीछे बैठी है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर कि आज की क्लास के बाद आपको यही सोचना है कि मुझे कहाँ फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, ठीक है। ये कुछ हमारे टीचर्स का पूल है कि कौन क्या पढ़ाने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बायोकेमिस्ट्री मैडम भी अच्छा पढ़ाती है, कपिल तो उनको दिया है, सेल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन सर पढ़ाना चाहते हैं, सेल से लेकर के। सर सर ने बोला था मॉलिक्यूलर पढ़ाएंगे, मैं सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग आपको वैसे ही पढ़ाते आया हूँ आज तक, बहुत अच्छे से पढ़ा दूँगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी दोमदस सर है, उनका है काम उस पर। प्लांट फिजियोलॉजी मुकेश सर बॉटनी की तो पढ़ा लेंगे, तुमकर सर बोले हैं कि एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा देंगे। साजिया मैम टेक्सोलॉजी पढ़ाती हैं, वैसे भी इकोलॉजी सर पढ़ाती है, इवोल्यूशन मैडम पढ़ाती है, ये लगभग एक वो है। अप्लाई में माइक्रोबायोलॉजी आता है तो लिनार सर से बात करने को, टेक्निक्स को साजिया मैम पढ़ाती है, तो इसी हिसाब से मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया है, ठीक है। मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको आंसर कम्युनिकेशन, और दूसरा वाला पार्ट कौन सा है आपका, हाँ जेनेटिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स के बिना तो फिर ये है कि जेनेटिक्स पढ़ डाला, बहुत छोटा सा पोर्शन है उसका, बहुत सारा नहीं है उसमें।
लेकिन जो पढ़ना है ना उसको दिमाग लगा के पढ़ना कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्या करना है। ठीक है, डन। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चेंज करवाना है कुछ? ठीक है, और सब टीचर अपने क्वालिफाइड है। ये मेरा सिलेबस है कौन सा, जो मैं अभी आपसे अभी इसमें स्टार्ट करूँगा। ठीक है, पर मैं ये सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ता। ठीक है, जो बेसिक है अपन उठाएंगे क्यूबिक। ठीक है, हर जो एक सब्जेक्ट है ना उनकी कुछ स्पेशल बुक्स हैं, पता है ना आप लोग को? बताओ ना, चलो बताओ। बायोकेमिस्ट्री की बुक्स के नाम है, और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के लिए बोल रहे हैं हम बात। और एक दो किताब के नाम बताओ, अच्छा लगेगा। पढ़ना वढ़ना बात की बात। लेरिंजर क्यों अच्छी है? मैं बताता हूँ पर्सनली क्यों अच्छी है। ठीक है, मेरी नज़र से उसको पढ़ना लेरिंजर, वो किताब देखने में इतनी भारी दिखती है, उसको देख करके कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, और मैं खुद भी नहीं लूँगा। लेकिन उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा पार्ट है वो क्या लगता है, आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो उसके पीछे का पार्ट देखो, उसमें कॉन्सेप्ट और उसके बेस पे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट लिखे हुए और उससे रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चन है। आप वो सेक्शन पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से फ्रेम किए जाए। आप पूरा पढ़ते हो, चैप्टर पूरा पढ़ लिया, सपोज मान के चलो प्रोटीन पढ़ लिया, तो प्रोटीन जब पढ़ोगे लेरिंजर से या पाथफाइंडर से भी आपने क्या पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया। आप वो लेरिंजर का पीछे वाला जो पार्ट है जहाँ प्रोटीन खत्म हुआ होगा और वहाँ प्रॉब्लम और अप्रोचेस दी हुई, उसको पढ़ना, तब आपके अंदर थिंकिंग डेवलप। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करके बता देता हूँ, ये चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। इस एग्ज़ाम की बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है इसकी कि आपको सोचते आना चाहिए साइंटिफिक तरीके से, समझो। थोड़ा सा आपको जो अपनी अप्रोच है, क्योंकि पार्ट सी का ही खेले बोल रहा हूँ मैं, तो पार्ट सी के लिए आपको क्या आना चाहिए, सोचते हुए थोड़ा सा एक अप्रोच होना चाहिए कि कोई प्रैक्टिकल अपन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, उसको एनालिसिस कैसे करिए, टेक्निक्स है कोई तो उसको एनालिसिस थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे उस दिन हम लोग बात करते थे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, अब किसी को कंट्रोल ही नहीं पता रहेगा और वो एग्जाम के क्वेश्चन में कंट्रोल लिखा रहेगा, तो फिर वो कैसे समझेंगे आगे का क्वेश्चन। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ना, वो पेरू वाला, मुझे बहुत अच्छा वो क्वेश्चन बड़ा याद आता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या था मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं कहानी बताता हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया था उसने, कि एक बार पेरू में फलाना जगह पे युद्ध हुआ, पहाड़ पे, किसी पहाड़ पे, और पहाड़ पे हुआ और वो सेना वेना सब लड़ी बड़ी और पूरी कहानी बना दिया था कि भाई कि बस पढ़ने में ही टाइम पास करना है उसको। उस क्वेश्चन को पढ़, उसका काम क्या था कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लोग देख के ही छोड़ दें, ये क्या ही क्वेश्चन। अब बताओ कि ये क्वेश्चन है, उसमें कहाँ से हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्यों डाला होगा कि युद्ध हुआ और वो हुआ। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि पहाड़ पे लड़ाई हुई, और पहाड़ पे लड़ाई हुई तो लड़ाई होने के बाद वो जो पेशेंट थे उनके ब्लड प्रोफाइल की स्टडी की गई, तो उनमें हार्मोन कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन, उसका लेवल ये है, और ग्राफ बना के 4 ग्राफ थे। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे अपन ऊपर जाते हैं, सी लेवल से ऊपर जाते हैं, तो हमारे अंदर किडनी से इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन सिक्रीट होता है, जो हेमेटोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कैसी होती है, कम, तो एक उसका सिग्नल जाता है कि इसको किडनी को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज को क्या करे, डेवलप करे। और आरबीसी को डेवलप करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, इरिथ्रोपोइटिन, जो किडनी से सिक्रीट होता है। तो आप अगर नॉर्मल पर्सन का कंपैरिजन करोगे इसके साथ जो पहाड़ों पे रहते हैं, तो उनमें इरिथ्रोपोइटिन का कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, ज़्यादा। तो कॉन्सेप्ट ये था कि हवा में अगर थोड़ा सा ऊपर है तो वहाँ पर इरिथ्रोपोइटिन का कंसंट्रेशन का ग्राफ ऊपर रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो कॉन्सेप्ट ये था, कहानी दुनिया भर की बना दी, पर मैंने इरिथ्रोपोइटिन देखा और समझा था हाँ यार ये तो ये चीज़ है, हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फैक्ट्स एनालिसिस, जो टेक्निक्स होती है ना, बोलो। स्टेम सेल्स नहीं बोलो, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो सेल्स होती हैं जो ब्लड की जितनी पॉपुलेशन वाली सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फिर डब्ल्यूबीसी की सारी पॉपुलेशन, तो वो सब जहाँ पर बनती है एक सिंगल सेल, जिसके पास ये पावर होता है कि कोई भी ऐसी सेल जो खुद की कॉपी बना सकती है और खुद को अपने पास ओरिजिनली वो भी कर सकती है, उसकी कॉपी को सेफ भी रखती है। वो चीज़ होती है डिफरेंशिएशन और रिन्यूअल।
डिग्रेबल मतलब अपनी पॉपुलेशन बना करके, और दूसरा डिफरेंशिएशन मतलब किसी फंक्शन के लिए अपने आप को मॉडिफाई करना। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, हेमेटोपोइटिक से दो लाइनेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लिम्फॉइड लाइनेज और माइलॉइड। तो लिम्फॉइड से लिम्फॉइड सेल बनेगी, माइलॉइड से आरबीसी बनेगी, मैक्रोफेजेस। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। एक सिंगल सेल जो अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज होते जाते हैं, और जो नॉन स्पेशलाइज्ड सेल है जो किसी भी टाइप की सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेम्स। और जो हेमेटोपोइसिस पर्पस के लिए होगी, जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए होगी, उसको बोलते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। और वो कहाँ पर मिलेगी आपको, बोन में। और ये जो सेल्स है किसके अंडर में काम करती है, हेमेटोपोइटिक हार्ट। जो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि किडनी अपने आप में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। किडनी को कोई ग्लैंड मानता ही नहीं एंडोक्राइन, लेकिन किडनी भी अपने आप में एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, और ये ब्लड फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। चलिए, हाँ, ये हमारा है, ये सिलेबस है जो उनको पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें मैं एड ऑन कोर्सेज के बच्चों को बिठा दूंगा और आप लोग भी इसको पढ़ना है धीरे धीरे। लेकिन कल से मुकेश सर ने बोले कि वो क्लास लेना चाहते हैं, तो वो आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन से पढ़ाना चाहते हैं। ठीक, मेरी क्लास कंटिन्यू तो नहीं करना है ना अभी कुछ दिन पहले। मैं तो क्या है, यही घर का हूँ, कभी भी पढ़ा लूँगा जब मेरा मन के, चलो नेट की क्लास करते हैं, मैसेज डाला। और एक चीज़ और है कि ये जो ग्रुप है ना, इस पर थोड़ा सा ऐसी एक्टिविटी करो कि सब इसको जागृत रखो, जो पढ़ रहे हो एक टाइम टेबल फिक्स करो। सब लोग 5 बजे उठो सो करके, 5 से 6 एकदम वो ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है क्वेश्चंस का। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट खुद के लिए क्रिएट करो कि सुबह आप जा रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो बीच में बैठ करके, यहीं खाली पीली बैठ कर बीच में डिस्कशन करो। अब हाँ, मैंने अपनी जल्दी बताई नहीं आपको, बहुत सारी स्लाइड है तो बहुत सारा बाकी है, मेरा खत्म हो गया सोच रहा है। ठीक है, अब ये सोच लो कि जब आप किसी टीचर से पढ़ते हो, डॉक्टर से पढ़ते हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो कि मेरी जो CSI है नेट 2015 में मैंने पास आउट किया, ठीक है, और इंडिया रैंक मेरा 55 है, गेट मेरा 3 बार क्लियर हुआ है, और हर बार रैंक इधर पहली बार दिया था तो 1200 कुछ रैंक थी, इधर दिया तो फिर 600-800 कुछ रैंक थी, फिर 125 रैंक। और फिर MP का सेट नहीं दिया मैंने, क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी, मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ का सेट क्लियर कर लिया। तो थोड़ी सी मेरी आपको मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कहाँ से। मेरा MSc जेनेटिक इंजीनियरिंग DAVD से चल रहा था, ठीक है। मेरे लिए M.Tech करना जरूरी था, मैं M.Tech करना चाहता था, PhD नहीं करना चाहता। मैं चाहता था कि पहले किसी IIT से जा कर के क्या करूँ, M.Tech करूँ, क्योंकि मुझे टेक्निकल चीज़ों में आप भी जानते हो कि बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं सोचा था कि इसके बाद जैसे मेरा ये खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से एक किसी IIT के अंडर पे वो करूँगा। तो जब मैं MSc के सेकेंड सेमेस्टर में था तब मेरा गेट क्लियर हो गया था, पर 1500 रैंक थी। वो ऐसी हंसते खेलते